तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन। आज दिल्ली पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। बनासकांठा और साबरकांठा में होगी रैली। अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभालेंगे कमान। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में दमखम के साथ मौजूद। मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे अखिलेश यादव। नीतीश, तेजस्वी और ममता बनर्जी के प्रचार अभियान में भी आई तेजी। मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। कांग्रेस सीईसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली पर आज हो सकता है अंतिम फैसला। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू का कहर। कल बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश दुनिया में मनाया जाता है ये दिन। विश्व भर में है कई कार्यक्रमों का आयोजन। और खेल की खबरों में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से दी मात। तो आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के मामले में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। स्पेशल सेल ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 राज्यों के 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजा गया, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। इस मामले में कल अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए और दूसरा आपका कार्यकर्ता है। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री आज से गुजरात में चुनावी प्रचार का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री आज 1 मई को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर चुनावी सभा करने वाले हैं। अपने गृह राज्य के 2 दिनों के दौरे में वे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात की 26 में से 14 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। गुजरात विधानसभा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 3 सीटों को भी कवर किया जाएगा। पीएम की पहली सभा आज बनासकांठा में 3:30 बजे है और इस जनसभा में बनासकांठा और पाटन सीट के पार्टी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी जनसभा शाम 5:15 बजे साबरकांठा में होगी। इस सभा के दौरान साबरकांठा, मेहसाणा लोकसभा सीट और बीजापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी भी मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी प्रचार करेंगे और इस सीट पर 2 महिला प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। एक तरफ बीजेपी की सरोज पांडे है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ज्योत्सना महंत। कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत फिर
पर पार्टी ने विश्वास जताया और पहली बार सरोज पांडे दुर्ग की जगह इस बार कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहां का चुनावी संग्राम रोचक हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है ज्योत्सना महंत। 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। तो लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार तेज है और 2 चरण के चुनाव होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी की जा रही है। धुआंधार चुनावी प्रचार का दौर भी जारी है। अमित शाह आज कोरबा के बाद कर्नाटक और तेलंगाना का रुख करने वाले हैं, जहां वो पहले हुबली में उनका रोड शो होगा और इसके बाद धारवाड़ में जनसभा, फिर आज आखिर में शाम को हैदराबाद में वो रोड शो पर निकलने वाले हैं। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस बार रोचक मुकाबला है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया और सभी दलों के नेताओं ने जनता तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष के नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। आज कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने गृह राज्य कर्नाटक में चुनावी प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे, साथ ही जनसभाओं को संबोधित भी। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने अपने गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में शामिल होंगी। आगामी चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, धर्मेंद्र यादव, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा समेत कई दलों के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से, तो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लोकसभा सीट आजमगढ़ से अपना नामांकन भरने वाले हैं। वहीं फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह भी अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। और अब बात सबसे चर्चित लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली की, जिसका जिक्र आते ही गांधी परिवार की तस्वीर सामने आ जाती है। ये एक अलग बात है कि अब अमेठी में बीजेपी का कब्जा है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दे चुकी हैं और इस बार भी पूरी ताकत से मैदान में डटी हैं। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी क्या इस बार वायनाड के साथ साथ अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा रह रहकर तेज होती है, फिर दब जाती है। कहा यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका की दावेदारी पर आखिरी फैसला ले सकती है। रायबरेली को सोनिया गांधी ने सेहत का हवाला देते हुए टाटा बाय किया, लिहाजा ये भी मसला है कि क्या मां की सीट पर बेटी प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर संसदीय पारी की शुरुआत कर सकती हैं। दोनों ही जगह नामांकन 26 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 3 मई आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के मतदान की तारीख में संशोधन किया। पहले यहां 7 मई को चुनाव होना था, लेकिन अब यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला खराब मौसम और मतदाताओं की परेशानी को समझते हुए लिया है। खबर महाराष्ट्र से, जहां की सीमा से लगी कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई। बेलगाम से भाजपा के जगदीश शेट्टार चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से मृणाल हेबलकर किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं बेलगाम के राजनीतिक समीकरण, देखिए बेलगाम की चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सीमा से लगी कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा क्षेत्र राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। फिलहाल इस सीट पर 2004 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। साल 1991 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे घटते जनाधार के साथ कांग्रेस कमजोर हो गई और उसके हाथ से ये सीट निकल गई।
इसके बाद से बीजेपी यहाँ मजबूत हो गई। बेलगाम लोकसभा सीट के अंतर्गत करीब 22,19,000 आबादी रहती है। इस पर कुल 15,81,000 मतदाता हैं, जिसमें 8,70,000 पुरुष और 7,70,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र की लगभग 59% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जबकि 41% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ एससी आबादी 9.74% है और एसटी समुदाय की आबादी 7.03%। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेलगाम लोकसभा सीट से कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को बेलगाम लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। 68 वर्षीय शेट्टार, जो एक अनुभवी आरएसएस नेता माने जाते हैं, उनके पास बीकॉम और एलएलबी की डिग्री है। वे हुबली बार में 20 साल तक प्रैक्टिस करने वाले वकील रहे हैं। शेट्टार 6 बार विधायक रहे और जुलाई 2012 से मई 2013 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। And now there is no credibility for the Congress in Karnataka. Corruption is going on, law and order maintenance is not very weak. So people's confidence in Congress government is almost coming down. So here also in Belgavi, there is no credibility for the Congress party in the Belgavi district. And I think who are the contesting, but here BJP is strong, our workers are strong, our leaders are strong. कांग्रेस के मृणाल हेब्बलकर, जिन्हें बेलगाम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, वे कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे हैं। मृणाल हेब्बालकर को स्थानीय निवासी होने का अतिरिक्त लाभ है और वे पंचमसाली समुदाय से हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार को गोकक विधायक रमेश जारकीहोली और अराभावी विधायक बालचंद्र जारकीहोली से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना जो आते हर एक सांसद के क्षेत्र में जो आते, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और दूसरी बात तो हम बेलगाम के रहवासी जो भी है, हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि हमारा बेलगाम का वेदर हो, हमारा यहाँ का जो सबसे फेमस हो, यहाँ का फाउंड्री हो, यहाँ का टूरिज़्म हो, यहाँ का वेस्टर्न घाट का जो फॉरेस्ट एरिया है। और हमारा बेलगाम क्यों लकी है, क्योंकि हमको 2 स्टेट का बॉर्डर शेयर करना पड़ता है और 2 स्टेट्स का भी कल्चर हमको मिक्स होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बेलगाम के लिए जो भी चाहिए वो यहाँ का पल्स मैं जानता हूँ, यहाँ का पल्स के हिसाब से काम करना मुझे बेहतर आता है, मैं बता दूँ। इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस सीट से सबसे पहले कांग्रेस के बलवंत राव दातार सांसद बने। 1962 में बलवंत राव दातार दोबारा संसद पहुंचे। 1963 में कांग्रेस से हेमानंद कौजलगी ने जीत दर्ज की। 1967 में कांग्रेस ने एनएम नबी साहब पर भरोसा जताया और वे जीत कर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1971 और 1977 के चुनाव में कांग्रेस के अपयप्पा कोटरा शेट्टी यहां से लगातार 2 बार सांसद बने। फिर 1980, 84, 89 और 1991 में कांग्रेस के षणमुखप्पा सिडनाल लगातार 4 बार सांसद बने। 1996 में कांग्रेस के गढ़ में जनता दल के शिवानंद कौजलगी ने सेंध लगा दी और सांसद बन गए। इसके बाद 1998 में बाबा गौड़ा पाटिल भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 1 साल बाद ही 1999 के लोकसभा चुनाव में अमर सिंह पाटिल ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने वापसी की। लेकिन 2004 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से इस सीट को छीन लिया और सुरेश अंगड़ी सांसद चुने गए। फिर 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में सुरेश अंगड़ी ने लगातार जीत दर्ज की। 2021 के उपचुनाव में मंगला अंगड़ी यहां से सांसद चुने गए। बेलगावी सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां एक और कांग्रेस के मृणाल हेब्बालकर नए दौर के कर्नाटका का एक विजन लेकर सामने चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जगदीश शेट्टार, जो कि बीजेपी के टिकट से सामने हैं, वो भी अपने पूरे कार्यकाल के साथ साथ केंद्र में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। कैमरामैन शिव सुवन के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, बेलगामी। और वहीं लोकसभा चुनाव के सिलसिले में झारखंड के सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी संसदीय क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य साफ हो गया। नाम वापसी के बाद 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए चौथे चरण में 45 उम्मीदवार चुनावी दंगल में डटे हुए हैं। चौथे चरण में देश के अन्य हिस्सों के साथ ही झारखंड के सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन वापसी का समय और तिथि बीतने के बाद राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब चुनावी रणक्षेत्र में सेभूम में 14, खूंटी में 7, लोहरदग्गा में 15 और पलामू लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवार शेष बचे हैं। 14, 7, 21, फिर उसके बाद 15, 36, फिर 9, 45 टोटल। आपका वो लोहरदग्गा में आपका 15 बचा हुआ, अभी 15 कैंडिडेट फाइनल है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सेभूम लोकसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी के अलावा कुल 14 प्रत्याशी चुनावी शह और मात के खेल में भाग्य आजमाने को तैयार है। 13 मई के मतदान को लेकर प्रशासन भी तैयार है। नामांकन वापस लेने वाले कैंडिडेट की संख्या 0 है, तो 14 अभ्यर्थी हैं जिनका निर्वाचन लड़ने के लिए नाम अभी स्वीकृत है। हम क्रमवार सभी के नाम और उनका संबद्ध दल आपको बता देते हैं। गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इधर एसटी रिजर्व लोहरदग्गा संसदीय सीट पर नाम वापसी के बाद अब कुल 15 उम्मीदवार रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि चुनावी मैदान में 3 राष्ट्रीय दल, 4 पंजीकृत मान्यता प्राप्त और 8 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, जिनके बीच चुनाव चिन्ह का वितरण कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो तैयारियां होनी है वो अंतिम चरण में है, तो हम लोग होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाताओं को फैसिलिटेट कर पाएंगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एसटी के लिए आरक्षित खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 7 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी, जिसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जबकि 4 निर्दलीय तथा क्षेत्रीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नाम वापसी की तिथि और समय बीतने के बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। इस प्रतिष्ठित सीट पर केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के बीच मुख्य मुकाबले के आसार हैं। टोटल 7 कैंडिडेट में नाम वापसी 0 रहने के बाद 7 ही फाइनल कैंडिडेट रहे और सभी को आज प्रतीक चिन्ह भी अलॉट किया गया। फाइनल आज के दिन हम लोगों ने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा सीट के लिए इस बार भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भुइयां समेत 9 उम्मीदवार ताल ठोकते दिखेंगे। महेंद्र बैठा जी 5वें नंबर पे सुना, ममता भुइयां की जो राष्ट्रीय जनता दल की है उनको लाटेन मिला है। झारखंड में इन 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी विषाद बीत चुकी है। 24 की चुनौती को पार लगाने के लिए प्रत्याशियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। अब 13 मई को करीब 65 लाख भाग्य विधाता इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जिसका खुलासा 4 जून को मतगणना के साथ होगा। झारखंड में इन 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी विषाद बिछ चुकी है। 24 की चुनौती को पार करने के लिए उम्मीदवारों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। अब 13 मई को करीब 65 लाख भाग्य विधाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसका खुलासा 4 जून को हो सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को पाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार जनता का आशीर्वाद से जाना है, तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश ने तो कायाकल्प देखा है पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। 400 पार में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हर बार 2014 हो 2019 हो यूपी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बात बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट की, जहां 6 मतदान केंद्रों की अगर बात की जाए तो वहां पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें कुल 81.16% मतदान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को इन 6 मतदान केंद्रों में से 4 पर मतदान पूरा होने से पहले अज्ञात व्यक्तियों ने ईवीएम और वीवीपैट को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद कल 6 सीटों पर पुनर्मतदान संपन्न करवाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने हरियाणा के गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को मैदान में उतारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भूषण पाटिल को टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सतपाल रायजादा का मुकाबला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से है। और ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी आम बड़ी खबरें।
मालेगांव विस्फोट मामले के एक आरोपी समीर शरद कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने समीर शरद कुलकर्णी के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल करने से पहले 2011 में केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी नहीं ली थी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 45 के अनुसार मुकदमे के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। कोर्ट ने एनआईए को एडिशनल एफिडेविट दायर करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। अपील में आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने कुलकर्णी और अन्य 6 अभियुक्तों को मामले में फंसाया। ये मामला तथाकथित भगवा आतंकवाद को साबित करने के लिए गढ़ा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इन बातों पर बहस नहीं हुई है। बात मौसम की। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ओडिशा में लू का कहर जारी है। मंगलवार को बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने की बात कही गई। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में पानी का सेवन किया जाए। बात उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। कल 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 68 नई घटनाएं हुई, जिनमें 88 हेक्टेयर वन क्षेत्र को क्षति पहुंची। इस दौरान कुमाऊं में 2 फायर वॉचर भी आग की चपेट में आकर झुलसे। वन विभाग की ओर से जंगल में आग लगाने वालों की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज कराए जाने की कार्रवाई भी जारी है। और अब तक जंगल में आग लगाने पर वन अपराध के तहत 298 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 50 व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मजदूरों और कामगारों की मेहनत और लगन की बदौलत ही आज दुनिया भर में देश के हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता को याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों को और उनके अतुलनीय योगदान को याद किया जाता है आज के दिन। श्रमिक देश दुनिया के विकास की रीढ़ है। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान देने के लिए भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बात आईपीएल की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होना है। दोनों टीमें चेन्नई में भिड़ने वाली हैं। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का अब तक का सफर बेहतर रहा। अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज चेन्नई ने अब तक 9 मैच खेले, जिसमें से उसे 5 में जीत मिली। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को 9 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल हुई और ये टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर काबिज है। आज के मैच में जहां चेन्नई की कोशिश जीत के साथ शीर्ष 3 में पहुंचने की होगी, तो पंजाब की टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुधारना चाहेगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।